So, hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs ऑन इंडियन पॉलिटिक। तो इंडियन पॉलिटिक के ऊपर हमने आपके साथ MCQs डिस्कस करने हैं। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, वोट एंड अकाउंट एक टर्म होती है। वोट एंड अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ। ये जो वोट एंड अकाउंट होता है ये कितने महीनों के लिए वैलिडेट रहता है एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के दिनों को छोड़ के। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए रहेगा 2 मंथ के लिए, ऑप्शन बी रहेगा 3 मंथ के लिए, ऑप्शन सी रहेगा 6 मंथ के लिए, एंड ऑप्शन डी रहेगा 9 मंथ के लिए। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहता है ऑप्शन ए, दैट इज 2 मंथ। 2 मंथ के लिए जो होता है हमारा ये जो वोट ऑफ अकाउंट है ये वैलिड रहता है। उसके बाद कुछ और बातें अगर करें हम, द वोट ऑफ एन अकाउंट इज अ स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल प्रोविजन होता है। ठीक है जी। टू द गवर्नमेंट टू ऑब्टेन द वोट ऑफ द पार्लियामेंट टू विड्रॉ मनी व्हेन द बजट फॉर अ न्यू फाइनेंशियल सिस्टम इज नॉट रिलीज। तो मनी जितना पैसा होता है उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है जी। पैसा जो विड्रॉ किया जाता है, जो नया फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है, जब इलेक्शन द न्यू फाइनेंशियल ईयर इज नॉट रिलीज, नया फाइनेंशियल ईयर जब ना रिलीज हो या जो इलेक्शन होता है वो अंडरवे होता है, एंड केयर टेकर गवर्नमेंट इज इन दिस प्लेस, सो अ वोट ऑफ अकाउंट इज वैलिड फॉर 2 मंथ। तो 2 मंथ के लिए ये रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंडिया हैज अ कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंडिया का एक कंसेप्ट है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने किस कंट्री से लिया हुआ है। ऑप्शन ए रहेगा यूएसए, ऑप्शन बी रहेगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी रहेगा कनाडा, एंड ऑप्शन डी रहेगा आयरलैंड। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। हमने ये जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया हुआ है, हमने यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है, यूएस से लिया हुआ है। सो इंडिया हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया हुआ है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये है। और जो यूएसए यूके है इसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। दैट इज हाउ मेनी टाइम अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक बंदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी टाइम चुन सकते हैं हम। एक एक टाइम के लिए चुन सकते हैं, 2 टाइम के लिए चुन सकते हैं, 3 टाइम के लिए चुन सकते हैं, या 9 बार, जितनी बार आप मर्जी चुने। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी, 9 बार। कोई बार नहीं होती है प्रेसिडेंट, आप एक प्रेसिडेंट को जितनी मर्जी बार, एक पर्सन को आप जितनी मर्जी बार जो है वो प्रेसिडेंट चुन सकते हो। सो देयर इज नो सच लिमिट स्पेसिफाई इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि एक बार प्रेसिडेंट बने, 2 बार बने, 3 बार बने। ठीक है जी। सो देयर इज नो बार ऑन अ नंबर ऑफ अ टाइम अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच आर्टिकल वाज रिफर्ड टू एज द हार्ट एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, और ये कहा किसने है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है अपने आप के अंदर। दैट इज बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बी आर अम्बेडकर ने कहा है। अब ये किस आर्टिकल को कहा है, आर्टिकल 4 को कहा है, ये मैंने पढ़ाया भी था, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 28 को, या आर्टिकल 30 को। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया, ये डीपीएसपी में आता है। अब याद रखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। ये जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बी आर अम्बेडकर called article this 32 as the article 32 of the Indian Constitution as the heart and soul of the Indian Constitution, क्योंकि आर्टिकल 30 इज द थर्ड, ये थर्ड पार्ट में आता है।
थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू द रेमेडीज, राइट टू रेमेडीज, रेमेडीज में ये आता है जिसमें रिट वगैरह आती हैं, कोर्ट का जिक्र आता है। सो इट गेव अस राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया फॉर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट अगर कोई छीनता है हमसे या उसकी वायलेशन होती है, तो वो आर्टिकल, ये आर्टिकल 32 के लगा के वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है कि ये मेरा मौलिक अधिकार जो है वो हमसे छीन रहा है, तो इसको मतलब दोबारा से बहाल किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है इस सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड फॉर अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट? कौन सा एक ऐसा प्रोविजन है, प्राविधान है, नीड अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, मेजर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट। चेंज इन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई न्यू स्टेट बनानी है उसके लिए चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना उसके लिए चाहिए, या रूल एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट को चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सो इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है जी, ऐसे वैसे नहीं हो सकते। सो अ स्पेशल मेजोरिटी इज नीडेड फॉर चेंजिंग द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को चेंज करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी हमें चाहिए। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सी एक ऐसी है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ऑप्शन ए रहेगा टू अबेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, ऑप्शन सी टू अपहोल्ड प्रोटेक्शन एंड सॉवरेनिटी, ऑप्शन डी अबॉलिशन ऑफ टाइटल एंड एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, नहीं बताना है। तो ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नहीं बतानी है, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल एंड एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, ये नहीं है, क्योंकि ये जो है ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। तो ये बाकी सारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी आपको पता हो जाएंगी ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी और फंडामेंटल राइट कौन सा है। तो ये जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल है ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। So, abolition of title, except military and academics, is a fundamental right under Article 18 of the Indian Constitution. It is not a fundamental right. Suppose कई सारे लोग अपने नाम के पीछे लगा देते हैं टाइटल, सरदार, महाराजा, फलाना, ये कुछ, ठीक है ना? तो ये चीजें जो है टाइटल नहीं लगा सकते, ये टाइटल को अबॉलिश किया। ऐसे लगा देते हैं लोग, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं लोग, लेकिन ये चीजें नहीं लगा सकते। बड़े-बड़े लोग नाम लगा देते हैं फलाना ये, तो टाइटल हमारे में अबॉलिश है। ठीक है जी, टाइटल नहीं लगा सकते हैं। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 47, 47 रहेगा 7 ऑफ दिस सेशन। विच आर्टिकल कैन बी यूज्ड बाय प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट लगाता है? ये मैंने करवाया भी था पहले। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 349 है, आर्टिकल 360 है, या आर्टिकल 365 है। अब इन क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो आना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, कुछ इसमें एक दो आगे हैं। तो आर्टिकल 360 जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत आता है। तो जब प्रेसिडेंट को कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी होती है तो वो क्या करता है, वो पारित कर देता है किसको, आर्टिकल 360 को, कि यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। तो आर्टिकल 360 कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब मुझे बताएंगे आर्टिकल 32 क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस सेशन। डैश मीन सुप्रीम कोर्ट विल कंसीडर द केस एंड लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट? कौन सा इनमें से ऐसा ये है जो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, रिकंसीडर करता है। एक चीज होती है कोई चीज दोबारा से रिकंसीडर करने, मतलब ये जुरिडिक्शन पावर्स के में आता है। तो ये क्या, ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, रिट जुरिडिक्शन होता है, एपिलेट होता है, या एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज एपिलेट जुरिडिक्शन।
जो एपिलेट ज्यूरिडिक्शन होती है उसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिकंसिडर किसी भी केस को करता है इन द लीगल इश्यूज इन्वॉल्विंग। ठीक है जी, याद रखना है आपने। सो द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड कैन हियर अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, तो उसको भी एपिलेट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ये क्या होता है? सो ओरिजिनल डिक्शन क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है डिस्प्यूट, कोर्ट डिक्लेयर द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसको डिक्लेयर करता है। The center of the any state or a state on one side and one or the other more state on the other or between the two or a more state, उसके बीच डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करता है। In the above dispute, the Supreme Court can have the exclusive original jurisdiction। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिट jurisdiction। ये रिट jurisdiction क्या है? हर एक बंदे के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास एक राइट होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव करे, सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करे? कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। जब हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो छीन जाए हमसे, सपोज हमें राइट टू स्पीच है, वो हमें कोई यहाँ पे ना बोलने दे, इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो हमारा उल्लंघन हो, उसका वायलेशन हो, तो जो बंदा वायलेट कर रहा है उसके लिए हम रिट ज्यूरिडिक्शन लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाके उसको कर सकते हैं। एप्लेट आपके सामने हो गया। उसके बाद आ जाती है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या होती है? ये जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है ये तो सबसे पहले आर्टिकल 143 में आती है। तो इसके बीच क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ये अथोराइज देता है, प्रेसिडेंट को ये अथोराइजेशन मिलती है टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है उसको सुने, उससे ओपिनियन ले। तो इट इज ड्यूली बोर्न टू गिव इट्स ओपिनियन, नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बाइंडिंग नहीं है लेकिन वो अपनी कोई भी ओपिनियन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। तो ये होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो ये सारी की सारी जो ज्यूरिडिक्शन है ये मैंने आपको समझा दी है, आपके पास लिखी भी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब स्क्रॉल करते हैं नीचे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज एज रिटायरमेंट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 टू 62, मतलब 60 से 62 साल हो गई है अब रिटायरमेंट एज जज की, तो वो किस अमेंडमेंट के तहत आई है? 10th अमेंडमेंट, 12th, 15 या 245th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई है। ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 15th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके अंतर्गत। जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता था वो रिटायर 60 साल में हो जाता था, अब 62 साल में होता है। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा इस सेशन का। यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस लिस्ट में जो है यूएनओ को डाला गया है? यूनियन में डाला गया है, स्टेट में डाला गया, ग्लोबल में डाला गया या कंकरेंट में डाला गया है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनियन लिस्ट में इसको डाला गया है। अब हमारे पास बहुत सारी लिस्ट भी हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, सॉरी कंकरेंट लिस्ट है। ये सारी की सारी लिस्ट हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से काफी टाइम जो है ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कंकरेंट लिस्ट कौन सी है, ये लिस्ट कौन सी है, तो ये सारी की सारी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि लिस्ट कौन सी है। ठीक है जी। तो यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें, ये तो हमें पता लग गया किस लिस्ट में आता है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। तो बाकी लिस्ट कौन सी है, ये किस किस में ये सारी चीजें आती हैं, ये हम सबको पता होनी चाहिए। ठीक। तो अगर कोई डाउट भी रहता है आपका रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नई चीजें होती हैं या समझ नहीं आती, वो आप पूछ सकते हैं। वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में ये चीजें पूछें कि इस चीज की ये समझ नहीं है, तो उसके ऊपर हम दोबारा से रिव्यू करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ आती ना, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं ये वाली सारी। तो ये कंकरेंट लिस्ट कौन सी है, मतलब स्टेट लिस्ट होगी उसमें स्टेट ही खाली काम करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास यूनियन लिस्ट, जिसमें खाली यूनियन ही करेगी। कंकरेंट जिसमें बोथ यूनियन और स्टेट दोनों मिलके इसमें जो है वो प्रावधान बनाएंगे। तो ये ऐसी लिस्ट होती है, ये सारी की सारी हमें
पता होनी चाहिए। अब लिस्ट कितनी लिस्ट है, कौन सी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे पता भी होने चाहिए। क्योंकि लिस्ट के ऊपर जब कभी क्वेश्चन आता है कंकरेंट लिस्ट में, तो ये सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ लेता है, फिर उस टाइम पे काफी सारी चीजें नहीं पता होती, जिसकी वजह से चीजें स्किप हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, इस सेशन में मिला के 50 क्वेश्चन हो गए और 10 इस लेक्चर के रहेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।